हेलो, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की फ़र्स्ट 15 मल्टीपल चॉइसेस की। और उसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जी, अ स्टैटिस्टिकल टेबल हैज़ एट लीस्ट 4 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 5 पार्ट्स या ऑल। किसी भी स्टैटिस्टिकल टेबल के, चाहे वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई भी है, उसके 4 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें टाइटल, रो कैप्शन, कॉलम कैप्शंस और बॉडी ऑफ द टेबल का हम जिक्र करते हैं। तो लिहाजा ए ऑप्शन ठीक है, 4 पार्ट्स। सेकंड है जी, इट डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द टेबल। वो कौन सी चीज़ है जो टेबल के कंटेंट्स को डिस्क्राइब करती है? तो इसमें टाइटल हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन है जी जो टेबल के कंटेंट्स के बारे में बताती है। ये टेबल के ऊपर स्टेटमेंट लिखी होती है। फॉर एग्जांपल रिजल्ट कार्ड अगर लिखा हुआ है सबसे पहले, तो इसका मतलब है देखने वाले को पता चल जाएगा कि नीचे जो टेबल में वैल्यूज़ अरेंज है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स के हवाले से हैं, ये किसी स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड है। तो लिहाजा ये जो रिजल्ट कार्ड ऊपर लिखा हुआ है सबसे ऊपर, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? टाइटल कहलाती है, जो टेबल के कंटेंट्स के बारे में हमें बताती है। तो लिहाजा स्टेप रॉन्ग है, बॉडी रॉन्ग है, नन ऑफ दीज रॉन्ग है। लिहाजा टाइटल वाली ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे ठीक होगी। उसके बाद अगर हम थर्ड पे बात करें, टाइटल इज़ द हेडिंग एट, अभी जिक्र हुआ कि टॉप ऑफ द टेबल पे, ये कैसी स्टेटमेंट होती है जो टेबल के टॉप पे होती है और टेबल के कंटेंट्स के बारे में बताती है। लिहाजा ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ठीक होगी। फोर्थ है, इन टेबुलेशन कॉलम कैप्शंस आर आल्सो कॉल्ड बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी ऑफ द टेबल या नन ऑफ दीज। तो टेबुलेशन के दौरान हमारे पास जो तमाम कॉलम्स की हेडिंग्स हैं, उनकी मेन हेडिंग हमारे पास बॉक्स हेड कहलाती है, या इन जर्नल हम ये कह सकते हैं टेबुलेशन कॉलम कैप्शंस आर आल्सो कॉल्ड, मतलब कि तमाम कॉलम कैप्शंस की ही ये मेन हेडिंग होती है, इसलिए इन सेंस हम कह सकते हैं कि ये बॉक्स हेड है। तो लिहाजा ये ए ऑप्शन हमारे पास ठीक है। 5 का है जी, इन टेबुलेशन रो कैप्शंस आर आल्सो कॉल्ड। तो लिहाजा तमाम रो कैप्शंस की जो मेन हेडिंग है ये स्टब कहलाती है, या इसकी दूसरी डेफिनेशन है द एरिया विच कंटेन रो कैप्शंस। इसी तरह द एरिया विच कंटेन कॉलम कैप्शंस को हम बॉक्स हेड कहते हैं, और द एरिया विच कंटेन रो कैप्शंस इज कॉल्ड, इसको स्टब कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे बी ऑप्शन स्टब रो कैप्शन से रेलिवेंट है, तो लिहाजा बी ऑप्शन ठीक होगी। 6 है, द पार्ट डैट कंटेन कॉलम कैप्शंस, अभी जिक्र हुआ डैट कंटेन कॉलम कैप्शंस, वो पार्ट सारे का सारा क्या कहलाता है? बॉक्स हेड कहलाता है। और द पार्ट डैट कंटेन रो कैप्शंस, ये नंबर 7 पे, इसको हम क्या कहेंगे? स्टब कहेंगे। तो लिहाजा 6 वाले में ये डी ऑप्शन करेक्ट है और 7 वाले में ये बी ऑप्शन करेक्ट है। एक बात दोबारा से ये याद रखिएगा, कॉलम कैप्शंस को की जो मेन हेडिंग है उसको बॉक्स हेड, या द एरिया विच कंटेन कॉलम कैप्शंस इज कॉल्ड बॉक्स हेड, और इसी तरह रो कैप्शंस की मेन हेडिंग को स्टब, या द एरिया विच कंटेन रो कैप्शंस इज कॉल्ड स्टब। तो ये दो तरह से इसको डिफाइन किया जाता है और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, टू इंडिकेट नो एंट्री इन अ सेल ऑफ द टेबल वी यूज़। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वेरिएबल में एक वैल्यू गिवन है 6 और डाटा के अंदर मौजूद ही नहीं थी वो वैल्यू, तो हमने वेरिएबल बनाते हुए उस 6 को वैसे तरतीब में लिख दिया, तो है तो वो डाटा के अंदर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में फिर उसकी जगह क्या आएगा? उसकी जगह ज़ीरो भी आ सकता है या फिर डॉट्स भी लगाए जा सकते हैं, दोनों ऑप्शंस यूज़ में आती हैं। तो लिहाजा ये डी ऑप्शन सही है, यानी ए एंड बी, यानी ज़ीरो भी यूज़ हो सकता है और डॉट्स भी लगाए जा सकते हैं। इसी तरह क्लासिफिकेशन द ग्रेड बॉडीज़ ऑफ डाटा, कंडेंसेस या स्पॉयल या एक्सपेंड या स्प्रेड। तो लिहाजा क्लासिफिकेशन का मकसद क्या होता है? कंडेंस करना, लिहाजा ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड बाय 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम, तो इट इज़ नोन एज 1 वे, 2 वे, 3 वे या नन। तो लिहाजा 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इट इज़ नोन एज 2 वे क्लासिफिकेशन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस। जब सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा डाटा को, तो ये 2 फोल्ड डिवीजन भी कहलाती है और इसको डाइकोटोमी भी कहा जाता है। लिहाजा ए एंड बी ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ फॉर्म ऑफ द डाटा, कंडेंस्ड, एक्सपेंड, रा या नन ऑफ दीज। अभी ऊपर बात हुई मल्टीपल चॉइस में, कंडेंस किया जाता है टेबुलेशन के दौरान डाटा को, लिहाजा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक टेबुलेशन है, तो ये हमारे पास कंडेंस्ड यानी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रियल लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ अ क्लास। जो रियल लिमिट्स हैं इनको क्लास बाउंड्रीज भी कहा जाता है, यानी जब अपर क्लास लिमिट किसी भी क्लास की नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल हो जाए तो देन दीज आर कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज, या फिर हम इसको कह सकते हैं रियल लोअर एंड अपर लिमिट्स।
तो लिहाजा ये सी ऑप्शन करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है द एवरेज वैल्यू ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास मार्क या मिड पॉइंट या क्लास इंटरवल या फिर ए एंड बी। तो लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स हों या क्लास बाउंड्रीज हों, दोनों की एवरेज यानी दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास मिड वैल्यू यानी क्लास मार्क आ जाता है। लिहाजा ये डी ऑप्शन हमारे पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है द सम ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज। जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है ये एक्चुअली होती क्या है, ये हमारे पास हर फ्रिक्वेंसी को टोटल फ्रिक्वेंसी पे डिवाइड करने से आती है, यानी फ्रिक्वेंसीज को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस या रेशियोज प्रेजेंट करना ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कहलाती है। और इन तमाम रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज के आंसर्स को अगर हम ऐड कर दें यानी एफ ओवर सुमेशन एफ की मदद से जो तमाम फ्रिक्वेंसीज की मदद से आंसर्स मिलेंगे तो इन सब का सम हमेशा 1 हुआ करता है। अगर 1 से कम या ज़्यादा हो तो लाजमी बात है कोई ना कोई गलती होगी, उसको चेक करना पड़ेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेस देन और इक्वल टू अपर क्लास लिमिट्स, यानी किसी भी क्लास की अपर क्लास लिमिट जो है उससे या उससे प्रीवियस जितनी भी हमारे पास डाटा के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं उन सबको हम क्या कहते हैं जी, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कहलाती है। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को फिर हम क्या कहेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लिहाजा हमारे पास ये बी ऑप्शन करेक्ट है। इसको डी कम्युलेटिव या सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या रिलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग या बोथ या रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा इंक्रीजिंग होती है, अगर इंक्रीजिंग नहीं तो एटलीस्ट ये किसी पॉइंट पे जाके रुक जाती है, उससे कम नहीं होती। डिक्रीजिंग नहीं हो सकती कभी भी, यानी इसको नॉन इंक्रीजिंग तो कहा जा सकता है, लेकिन डिक्रीजिंग की ऑप्शन इसके लिए ऑप्शन बेहतर नहीं होती। लिहाजा मौजूदा ऑप्शंस के अंदर इंक्रीजिंग जो है ये मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन है, लिहाजा बी ऑप्शन को हम करेक्ट कहेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है प्रोपोर्शन बिकम्स परसेंटेज व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 100 जी। किसी भी चीज़ की प्रोपोर्शन का फार्मूला क्या होता है कि उससे रेलिवेंट ऑब्जेक्ट्स को टोटल ऑब्जेक्ट्स पे डिवाइड करने से प्रोपोर्शन आ जाती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम बात करें ऑड नंबर्स की तो वो 5 हैं और टोटल 10 नंबर्स हैं, तो लिहाजा ऑड की प्रोपोर्शन क्या आ जाएगी, 5/10 आ जाएगी। तो लिहाजा इस 5/10 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास ऑड नंबर की परसेंटेज आ जाती है। तो लिहाजा किसी भी प्रोपोर्शन को 100 से मल्टीप्लाई करें तो वी विल ऑब्टेन परसेंटेज ऑफ आइटम्स। तो लिहाजा ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हुई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 में अ प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा बाय अ कंटिन्यूस कर्व। किसी भी डाटा को कर्व की सूरत में, कंटिन्यूस कर्व की सूरत में रिप्रेजेंट करना, दरमियान में गैप नहीं आना चाहिए, एक ग्राफ कहलाता है। डायग्राम या बार चार्ट्स नहीं कहलाते, इसमें तो रेक्टेंगल्स या सर्कल्स वगैरह होते हैं। तो लिहाजा थ्रू लाइंस और कंटिन्यूस लाइन ये रिप्रेजेंट करना गिवन डाटा को ये ग्राफ कहलाता है, लिहाजा ए ऑप्शन ठीक है। तो हमारे पास ये हमने व्यूवर्स इस वीडियो में 15 के बजाय ये 19 मल्टीपल चॉइसेस को हमने डील कर लिया है, जिसमें हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को डिस्कस किया। मज़ीद मल्टीपल चॉइसेस के साथ जो कि इंतहाई अहम हैं, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।